प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिविक्स के चैप्टर 3 संसदीय शासन व्यवस्था को समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम जानेंगे कि संसदीय शासन पद्धति क्या है, ये पद्धति भारत में क्यों अपनाई गई, साथ ही संसद क्या है, राष्ट्रपति के क्या कार्य है, राज्यसभा, लोकसभा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, 1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीय लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे थे। अतः ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। अतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में पूरे देश की जनताओं ने लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में सबों की हिस्सेदारी थी। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ऐसी शासन व्यवस्था की हमें जरूरत थी जो सभी नागरिकों के हितों को ध्यान रखे। प्राय 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण ब्रिटेन में प्रचलित शासन व्यवस्था से भारत परिचित हो चुका था। अतः इसी व्यवस्था को अपनाते हुए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया, क्योंकि इस व्यवस्था में जनता महत्वपूर्ण थी, जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर अपने भेजे जनप्रतिनिधि को संसद भेजती थी और इन सारे जनप्रतिनिधि समूह मिलकर बहुमत दल के नेता को सरकार बनाते थे। और इस बहुमत दल के नेता कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि संसदीय शासन पद्धति आखिर है क्या। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर यहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। शासन करने के लिए किसी भी देश में 3 चीजों की आवश्यकता होती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका वह अंग है जो देश के लिए कानून का निर्माण करे। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है। इस प्रकार किसी देश की शासन व्यवस्था उपयुक्त इन्हीं तीनों अंगों पर टिकी होती है। यहाँ पर जो विधायिका है, यानी जो नए कानून का निर्माण करती है, यही संसद है। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा यानी कि निम्न सदन। और ये दोनों मिलकर ही जो हैं वो विधायिका का निर्माण करते हैं, जिसे संसद कहा जाता है। यदि हम कहें कि भारतीय शासन व्यवस्था का केंद्र संसद है और उसके चारों तरफ ही पूरी शासन व्यवस्था चल रही है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था ही संसदीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। बच्चों, अब हम जानेंगे कि संसद क्या है। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र है भारत के पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन का। जैसा कि बच्चों आपने पिछले कक्षाओं में भी ये जाना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित और समय समय पर मार्गदर्शन करती है। इस संसद में भारत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिल कर के बना है। तो बच्चों, अब हम एक एक कर इनकी चर्चा करेंगे।
सबसे पहले आओ हम जानते हैं कि राष्ट्रपति कौन है और इनका क्या कार्य है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो ना, ये है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। भारतीय गणतंत्र में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। इन्हें भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा मिलता है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही पारित होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य के राज्यपाल, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। आपातकालीन परिस्थिति जैसे युद्ध आदि की स्थिति में देश की जो बागडोर होती है वो राष्ट्रपति के हाथों आ जाती है। भारत के तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। बच्चों, आओ अब हम जानें कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। कानून के निर्माण में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक की समीक्षा तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी करती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कोई विधेयक कानून बनता है। बच्चों, चलो आओ अब हम जानेंगे कि लोकसभा क्या होती है। विभिन्न लोकसभा से निर्वाचित सदस्य ही इनके सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान में इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जीते हुए सांसदों की सूची बनाई जाती है, जिसमें उनके दल में कितने लोग शामिल हुए हैं उन्हें गिना जाता है। सरकार बनाने की इच्छा रखने वाला जो दल अधिक बहुमत प्राप्त करता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। जो दल इस मानक को छू लेता है उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है, और बाकी बचे शेष दल जो हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यदि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तब कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। अब आता है कि कौन बनता है संसद का सदस्य। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जनता अपने निर्वाचित क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि को चुनती है वही संसद के सदस्य बनते हैं। लेकिन संसद में कुछ सीटें होती है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की गई है, ताकि इन चुनाव क्षेत्र से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष के कुछ जिले या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत सुगम या कह सकते हैं बहुत दुर्गम हैं, और वहाँ पर अभी भी विकास जो है नहीं हो पाया है। अतः वे अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को अच्छी तरह से संसद में उठा सके, इसीलिए दलित और आदिवासी उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें जो है उसे रिजर्व करके रखा गया है।
साथ ही नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव पेश किया गया है। सरकार पर नियंत्रण। जैसे कि सरकार पर नियंत्रण भी जो है वो संसद का एक प्रमुख कार्यों में शामिल है। संसद का सत्र साल में 3 बार आयोजित होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आवश्यकता पड़ने पर संसद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें संसद सरकार के कामकाज के बारे में प्रश्न करते हैं, जिसका जवाब सरकार को लिखित या मौखिक रूप में देना पड़ता है। संसद में विपक्षी दल का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों का सामने लाते हैं। वित्त से संबंधित मामलों में भी सरकार को संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रकार संसद सरकार को नियंत्रित करती है। कानून बनाना सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये कार्य संसद करता है। यानी कानून जो वो बनाते हैं वो संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कानून सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कानून ने हर किसी को उसके सजा पर वही दंड देता है। कानून कभी भी भेदभाव नहीं करता है। कानून की नज़र में सभी जो है वो समान है। यानी गलती अगर सरकार की हो या चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, यदि वो कोई गलती करे तो सजा का प्रावधान वही होता है जो एक साधारण व्यक्ति के लिए रहता है। तो इस प्रकार कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो बच्चों, हम इस पाठ में संसदीय शासन पद्धति क्या है, साथ ही ये पद्धति भारत में क्यों अपनाई गई है, संसद क्या है, राष्ट्रपति, उनके कार्य, राज्यसभा, लोकसभा, इन तमाम बातों की चर्चा इस पाठ में किए हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी नया पाठ जैसे ही अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गया ये पाठ आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शेयर करें। फिर मैं हाजिर होंगी एक नए पाठ के साथ। आपको ये पाठ कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।